नमस्कार बच्चों। आज आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रफुल्ल राउत है। उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हमीदिया कन्या क्रमांक 1, उमावी फतेहगढ़ भोपाल। आज लेखा शास्त्र हम पढ़ेंगे, कक्षा 12वीं, इकाई 4 और अध्याय है साझेदारी फर्म का समापन या विघटन। विघटन का लेखांकन। इसमें हम अलग अलग प्रकार के खाते बनाते हैं। खातों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वसूली खाता बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसमें हमारा थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है, जनरल एंट्री भी आती है और हम न्यूमेरिकल भी इसमें करते हैं। तो ये वसूली खाता बच्चों ध्यान रखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में पूछा जाता है, हर बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए और चाहो तो आप इसको व्हाट्सएप से फोटो भी खींच सकते हैं, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूं। जब किसी साझेदारी संस्था का समापन होता है तो उसकी लेखा पुस्तकों में खुले हुए सभी खाते बंद किए जाते हैं। जितने भी खाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी खाते हैं वो सब बंद कर दिए जाते हैं, तभी समापन कहलाएगा। प्रत्येक खाता किसी न किसी प्रविष्टि के द्वारा बंद किया जाता है। इसमें हम जनरल एंट्री करते हैं, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। उस समय वसूली खाते के रूप में एक नया खाता खोला जाता है, जिसके माध्यम से फर्म की संपत्तियों से प्राप्त रकम एवं दायित्व के भुगतान का लेखा किया जाता है। विघटन के समय आवश्यकता अनुसार निम्न खाते बनाए जाते हैं, जो कि अभी आपको मैं बताया था। हम 5 प्रकार के खाते हम बनाते हैं। वसूली खाता, साझेदार के चालू खाते, साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदार का ऋण खाता और रोकड़ या बैंक खाता। संपत्तियों के खाते बंद करने के लिए हम कैसी जनरल एंट्री बनाएंगे, वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं या ध्यान से सुनेंगे तब भी बहुत अच्छा रहेगा। फर्म की संपत्तियों में से रोकड़ शेष एवं बैंक शेष छोड़कर, फिर से सुनिए बच्चों, फर्म की संपत्तियों में से रोकड़ शेष एवं बैंक शेष छोड़कर शेष सभी वास्तविक संपत्ति एवं ख्याति का खाता वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके लिए देखिए हम ये जनरल एंट्री हम बनाते हैं। वसूली खाता नाम है तो संपत्तियों के खाते, और इसका नरेशन है वसूली खाते में संपत्तियों का हस्तांतरण किया गया। अब देखिए, हमारा दायित्व के खाते बंद करने के लिए देखिए इसमें काफी सारे खाते हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। साझेदारों के पूंजी खाते, चालू खाते और उनके ऋण खातों को छोड़कर शेष सभी बाहरी दायित्वों के खाते उनके पुस्तक मूल्य पर वसूली खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। इसके साथ ही संदिग्ध ऋण संचय, हास्य के लिए प्रावधान, अन्य पक्षकारों से संबंधित विशिष्ट संचय एवं कोषों को भी वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके लिए देखिए हमारी अच्छी खासी जनरल एंट्री है। लेनदार खाता नाम, बैंक अधिकृत खाता नाम है, देय विपत्र खाता नाम है, अदत्त व्यय खाता नाम, संदिग्ध ऋण संचय खाता नाम, हास्य कोष खाता नाम, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड खाता नाम, पेंशन कोष खाता नाम, अन्य विशिष्ट कोष खाता नाम, अन्य दायित्व खाता नाम टू वसूली खाते से। देखिए इसका नरेशन होगा, विभिन्न दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया गया। अब देखिए बच्चों, इसमें हम काफी कुछ 2-3 जानकारियां हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं मैं, कि जमा शेष को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। इनको साझेदारों के पूंजी खातों में अथवा चालू खातों में लाभ विभाजन के अनुपात में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित करके बंद कर दिया जाता है। किंतु यदि विशिष्ट संचिति अथवा प्रावधान का आयोजन किसी संपत्ति विशेष के लिए किया गया है, तो ऐसी संचिति अथवा प्रावधान को वसूली खाते में
हस्तांतरित किया जा सकता है यदि उस संपत्ति को भी वसूली खाते में हस्तांतरित किया गया हो। अब देखिए निष्कर्ष के बारे में मैं कुछ आपको और जानकारी देना चाहता हूँ। संपत्तियों से संबंधित, सुनिएगा बच्चों ध्यान से सुनो, संपत्तियों से संबंधित विशिष्ट कोषों को वसूली खाते में हस्तांतरित करके समाप्त कर देना उचित होगा। और तो हमें देखिए साझेदारों से संबंधित आंतरिक कोषों को प्रत्येक रूप से पूंजी या चालू खातों में हस्तांतरित करके समाप्त करना श्रेयकर होता है, लेकिन इन खातों को बंद करने की विधि का उल्लेख टिप्पणी में मना कर देना चाहिए। देखिए कि इसमें भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि संपत्ति के विक्रय पर, संपत्ति के विक्रय से प्राप्त कुल राशि से हम इस प्रकार की प्रविष्टि को जनरेट कर सकते हैं। देखिए रोकड़ या बैंक खाता नाम टू वसूली खाते से, इसका नरेशन देखिए, संपत्तियों पर रोकड़ वसूल हुई। अब हम आगे देखिए, जैसे कि साझेदार द्वारा संपत्तियां लेने पर इसकी भी जनरल एंट्री मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्म की संपत्तियों में से कुछ या सभी संपत्तियां यदि साझेदार अपनी पूंजी के आंशिक भुगतान में लेते हैं तो उनके तय मूल्य से हम इस प्रकार की प्रविष्टि कर सकते हैं। जनरल एंट्री जिसको हम बोलते हैं साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते नाम टू वसूली खाते। अब देखिए इसकी हम जनरल एंट्री हम कैसे बना सकते हैं बच्चों। साझेदारों द्वारा संपत्ति ली गई। अब हम आगे देखिए इसमें हमारे पास दायित्वों का भुगतान करने पर, फर्म द्वारा जब अपने दायित्वों का नकद भुगतान किया जाता है तो इस प्रकार से हम जनरल एंट्री भी कर सकते हैं। वसूली खाता नाम टू रोकड़ या बैंक खाते से। अब इसका नरेशन देखिए बच्चों, दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है। अब उसके बाद हम देखिए साझेदार द्वारा दायित्व का भार ग्रहण करने पर, कभी कभी फर्म के साझेदार फर्म के किसी दायित्व का भुगतान करने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से ग्रहण कर लेते हैं, मतलब स्वयं ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में दायित्व के तय मूल्य से हम इस प्रकार की जनरल एंट्री कर सकते हैं। वसूली खाता नाम है टू साझेदार के पूंजी या चालू खाते से। इसका नरेशन देखिए बच्चों, साझेदारों द्वारा दायित्व ग्रहण किया गया। मैं बार बार नरेशन का इसलिए बताता हूँ कि इससे हमारा पूरी जनरल एंट्री आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे कि अब देखिए इसमें लिखा हुआ है विघटन व्ययों का भुगतान करने पर, व्यय यानी हमारे खर्चे जो समाप्त होने पर उसके जो हमारे खर्चे हैं उसके भुगतान करने पर, फर्म द्वारा विघटन की प्रक्रिया में होने वाले समापन व्यय, वसूली व्यय या समापन व्यय या विघटन की लागत का भुगतान किया जाता है। तो देखिए इसमें हम इस प्रकार की जनरल एंट्री बनाते हैं। वसूली खाता नाम टू रोकड़ या बैंक खाते से। अब इसकी जनरल एंट्री बच्चों आप समझ ही गए हैं कि हम कैसे बनाते हैं। वसूली या विघटन व्यय को चुकाए। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, आपको जनरल एंट्री भी बनाते आ रही होगी बच्चों। जनरल एंट्री बनाना बहुत आसान है। जो भी हमारे खाते हैं उसको बंद करते हैं, उसके बाद हम जनरल एंट्री बनाते हैं। तो ये बहुत आसान है। मैंने आपको फिर भी कहा था, पहले भी कहा था कि ये जो हमारा अध्याय है साझेदारी फर्म का समापन या विघटन, बहुत इजी है, बहुत सरल है और स्कोरिंग वाला है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विघटन व्यय के भुगतान का दायित्व साझेदार द्वारा लेना। फर्म का कोई साझेदार विघटन व्यय को चुकाने का दायित्व अपने ऊपर एक निश्चित राशि में ले लेता है तो देखिए इसकी हम जनरल एंट्री इस तरीके से बनाते हैं। वसूली खाता नाम टू साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते से। अब इसकी जनरल एंट्री आप भी बना सकते हो, नरेशन भी आप बना सकते हो, काफी इजी है। वसूली व्यय का दायित्व साझेदार ने
लिया। अब देखिए, इसके बावजूद अब जो है मैं आपको कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ बच्चों। जैसे कि कुछ स्थितियां ऐसी भी होती है, विघटन व्यय के भुगतान हेतु तय की गई निश्चित राशि से लेखा करना चाहिए। वास्तविक विघटन व्यय की राशि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वास्तविक व्यय की राशि को साझेदार का आहरण मानकर उसके लिए एक पृथक प्रविष्टि और भी की जा सकती है, मतलब अलग से हम इसकी जनरल एंट्री हम कर सकते हैं, जिसमें साझेदारों के पूंजी खाते अथवा चालू खाते डेबिट और रोकड़ खाता क्रेडिट किया जा सकता है। देखिए, और भी इसमें बहुत अच्छी जानकारी है बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि समापन व्यय का भुगतान साझेदार ने अपनी स्वयं की इच्छा से व्यक्तिगत रूप से किया है, तो इसका लेखा फर्म की पुस्तकों में नहीं किया जाता। देखिए, इसमें हमारे पास वसूली खाते को बंद करने के लिए कौन सी एंट्री है, मैं आपको बहुत इजी है। देखिए, उपयुक्त प्रविष्टियां करने के बाद वसूली खाते के डेबिट और क्रेडिट की राशियों का अंतर ज्ञात किया जा सकता है। यदि क्रेडिट का योग अधिक होता है तो अंतर की राशि वसूली पर लाभ होता है। देखिए, फिर से सुनो बेटा, इसको ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट का योग अधिक होता है तो अंतर की राशि वसूली पर लाभ होता है। इसे साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में निम्न प्रविष्टि हम द्वारा हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। देखिए, इसकी हम जनरल एंट्री किस प्रकार से बनाते हैं। वसूली खाता नाम टू साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते से। और नरेशन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है कि वसूली पर लाभ साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में हस्तांतरित किया जाना। और हम इसको और बढ़िया सी दी हुई जानकारी हम देखिए, यदि डेबिट का योग अधिक होता है तो अंतर की राशि वसूली पर हानि होती है। समझ गए हो बच्चों? तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने शब्द। डेबिट का योग यदि डेबिट का योग अधिक होता है तो अंतर की राशि वसूली पर हानि होती है। इसके लिए भी हम जनरल एंट्री अलग से बनाते हैं। देखिए, साझेदार के पूंजी खाते नाम है या चालू खाते नाम है टू वसूली खाते से। और नरेशन देखिए, वसूली पर हानि साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। अब इसमें देखिए, काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं और आपको बताना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, यदि प्रश्न में किसी दायित्व के भुगतान के बारे में कोई सूचना नहीं दी है, सुनिए फिर से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यदि प्रश्न में किसी दायित्व के भुगतान के बारे में कोई सूचना नहीं दी है तो उसका पुस्तक मूल्य ही भुगतान किया गया मूल्य माना जाएगा। समझ ही गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये शब्द बताए हैं इसके बारे में। देखिए, फिर मैं आपको और भी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यदि व्यापार की अमूर्त संपत्तियां, देखिए कौन कौन सी अमूर्त संपत्तियां, जैसे ख्याति, विज्ञापन व्यय, विकास व्यय आदि का विक्रय मूल्य नहीं दिया हो तो उनका मूल्य शून्य मानना चाहिए। देखिए, आगे हम और भी काफी बढ़िया जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। आपको घर में जाकर भी पढ़ने की रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, फर्म के विघटन की दशा में पुस्तकों में दिखाई गई ख्याति को अन्य संपत्ति की तरह माना जाता है। यदि ख्याति के लिए कुछ राशि वसूल की जाती है तो प्राप्त रोकड़ खाते को अथवा किसी साझेदार ने इसे क्रय किया है तो साझेदार के पूंजी या चालू खाते को डेबिट और वसूली खाते को क्रेडिट किया जाता है। अब देखिए, अब हम इसमें भी बहुत सारी जानकारियां दी हुई है, जैसे कि अलिखित संपत्तियों एवं दायित्वों का लेखांकन। देखिए, हम इसको भी हम कैसे हम अपने अकाउंट्स में लेके आते हैं, अपने लेखों में कैसे इसका उपयोग करते हैं, यह मैं आपको और भी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि व्यापार की ऐसी संपत्तियां
जिनका पुस्तकों में मूल्य शून्य हो चुका है। आप समझ रहे हो बच्चों? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप देखिए। आप चाहो तो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसका फोटो खींच सकते हो या ध्यान से आप सुन सकते हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्यापार की ऐसी संपत्तियां जिनका पुस्तकों में मूल्य शून्य हो चुका है, अतः इन्हें लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाया गया, जबकि भौतिक रूप में ये संपत्तियां अभी भी विद्यमान है। ऐसी अलिखित संपत्तियां को बेचने पर यदि कुछ विक्रय मूल्य मिलता है तो उससे रोकड़ खाता डेबिट और वसूली खाता क्रेडिट किया जाता है। समझ में आया बच्चों? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, अलिखित संपत्ति को बेचने पर यदि कुछ विक्रय मूल्य मिलता है तो उससे रोकड़ खाता डेबिट और वसूली खाता क्रेडिट किया जाता है। यदि ऐसी संपत्ति किसी साझेदार द्वारा ले ली जाती है तो उसका पूंजी या चालू खाता डेबिट किया जाता है। देखिए, अब हम और आगे डिटेल में जाएं तो हो सकता है जिनकी पुस्तकों में नहीं दिखाया गया है वो भी हम विचाराधीन अभियोग का निर्णय विघटन के समय हुआ, अथवा किसी भुनाए गए पत्र का अनादरण हो गया, अथवा किसी अदत्त दायित्व की जानकारी स्पष्ट हुई, तो ऐसे अलिखित या संयोगित दायित्व का भुगतान करने पर वसूली खाता डेबिट और रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाता है। देखिए बच्चों, मैं आपको वसूली खाते का प्रारूप में बताना चाहता हूँ। यदि मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, यदि आपने वसूली खाते के प्रारूप को यदि बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आप निश्चित मानिए आप सारे सवाल, थ्योरेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। वसूली खाते के प्रारूप को देखकर आप बहुत अच्छे से समझिए। आपके पास बुक भी है, आप उसको देखिए, और मेरे पास भी प्रारूप दिया हुआ है। यदि हम उसको बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये हमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम समझ लिए तो हम इसका सवाल, थ्योरेटिकल पार्ट और जनरल एंट्री हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसमें डेबिट और क्रेडिट होते हैं। इसमें देखिए विवरण, राशि, विवरण और राशि। देखिए डेबिट साइड में मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं, मैं विविध संपत्तियां, जो भी हमारी संपत्तियां हैं वो पुस्तक मूल्य से हम इसको दर्शाएंगे। दूसरा दिया हुआ है रोकड़ बैंक खाता, जैसे कि लेनदारों का भुगतान, समापन व्यय का भुगतान, अलिखित दायित्वों का भुगतान, अन्य कोई भुगतान जो है, इसमें हम चुकाई गई राशि का योग निश्चित मूल्य से प्रीमियम की रकम वसूली पर लाभ की रकम से हम करते हैं। इसमें साझेदार का पूंजी या चालू खाता भी डिपेंड करता है। बैंक खाता और साझेदार के पूंजी खाते के द्वारा भी हम इसको बहुत अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं। उसके अलावा क्रेडिट पक्ष में हम यदि जाते हैं तो हमारे विविध दायित्व, विशिष्ट कोष, या देखिए विशिष्ट कोष में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जैसे हमारे डूबंत ऋण कोष, कर्मचारियों के भविष्य निधि, हास्य कोष, ये सभी हमारे पुस्तक मूल्य के द्वारा ही अलग अलग होते हैं। इसमें हमारा तीसरा है रोकड़ बैंक खाता, जो शुद्ध प्राप्ति के द्वारा होता है, साझेदार का पूंजी या चालू खाता, साझेदार का ऋण खाता, और अंत में है साझेदारों के पूंजी या चालू खाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें निश्चित मूल्य से छूट की रकम वसूली पर होने की रकम से हम नोट करते हैं। अभी बच्चों, यदि आपने वसूली खाते के प्रारूप को बहुत अच्छे से समझा हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भटकने की जरूरत है। आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। मैंने शायद ये 3rd टाइम रिपीट किया है कि वसूली खाते के हम प्रारूप को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें कहीं भी, मतलब हम सब समझ सकते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट भी, जनरल एंट्री भी और न्यूमेरिकल पार्ट भी हम समझ सकते हैं। अब हम इसमें सवाल, जो कि बहुत सरल है,
इस सवाल में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा सवाल दिख रहा है आपको, आप देख लीजिए या फोटो खींच लीजिए आपके जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। नकल प्रविष्टियां विभिन्न खाते हैं। हम इसमें इन खातों के माध्यम से हम जनरल एंट्रियां भी करेंगे, इन खातों को हम बंद करेंगे, तब यह हमारा साझेदार फर्म का समापन कहलाएगा। इन खातों को हम बंद करेंगे और इसकी हम जनरल एंट्रियां भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सरल है। मैंने फिर से भी आपको कहा था कि ये जो हमारे साझेदार फर्म का जो समापन है, यह जो पाठ है काफी सरल है, स्कोरिंग है और बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। एक बार भी हम पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से हमें समझ में आता है। देखिए मैं आपको प्रश्न जो हमारे स्क्रीन में है मैं आपको बताता हूँ। मैं ए और बी एक फर्म में समान साझेदार थे। उन्होंने 31 दिसंबर 2018 को साझेदारी समाप्त करने का निश्चय किया। उनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार से थी। देखिए मैं आपको पूरा पढ़ना चाहता हूँ, कोई बच्चा सुन भी रहा होगा। तो देखिए लेनदार का अमाउंट है 27,000, सामान्य संचय 3,000 और बी का ऋण खाता 3,000 और पूंजी आपस में बांट दी ए और बी की 12,000 12,000। इस प्रकार कुल हमारा जो है 32,700 रुपये दिया हुआ है। अब क्रेडिट में देखिए बैंक में रोकड़ 3,000, देनदार 1,000, प्लाट 4,700, स्टॉक 15,000, भवन 6,000 और फर्नीचर हमारा 3,000 है। इस प्रकार ये हमारा जो है बैलेंस शीट में 32,700 दिखाई दे रहा है। अब हम नीचे भी हम पढ़ते हैं। देखिए भवन 6,300 रुपये में, फर्नीचर 3,300 रुपये में, स्टॉक 13,800 रुपये में बेचा गया। देनदारों से केवल 800 रुपये प्राप्त हुए तथा प्लाट से 4,800 रुपये ही प्राप्त हुए। लेनदारों को कुल भुगतान में 2,600 रुपये दिए गए। लेनदारों को हमने कितना दिया? 2,600 रुपये। और हमने इन सभी सामानों को बेचा है और हमने वसूली भी की है। कितने की? 500 रुपये की। अब हम देखिए फर्म के खाते बंद करने के लिए आवश्यक, हम यदि खाते बंद करेंगे तब हम जनरल एंट्रियां बनाएंगे। और देखिए ये इसका हमने चुनाव इसलिए किया है इस प्रश्न का। इस प्रश्न में हमें वसूली खाता बनाने को सीखने को मिलेगा, बी का ऋण खाता सीखने को मिलेगा, साझेदारों के पूंजी खाते और बैंक खाता भी हमें बनाना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो प्रश्न है देखिए काफी आसान है। पहले या तो हम सवाल कर लें या फिर हम पहले जनरल एंट्री करते हैं। तो देखिए इसमें जनरल एंट्री मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले वसूली खाता नाम है टू देनदार खाते से प्लाट खाता, स्टॉक खाता, भवन खाता, फर्नीचर खाता। और इसमें दिया हुआ है वसूली खाते में 29,700, ये जो हमारी संपत्तियां हैं। और देनदार खाते से 1,000, प्लाट खाता 4,700, स्टॉक खाता 15,000, भवन खाता 6,000 और फर्नीचर खाते से 3,000। इन सबको हमने टोटल कर लिया तो वसूली खाते में हमारा 29,700 रुपये आ गया। अब हम इसका नरेशन में देखिए अनेक संपत्तियां हमने ट्रांसफर कर दी है। अब देखिए इसके बाद दूसरी एंट्री जब हम करते हैं तो लेनदार खाते नाम है वसूली खाते से। इसका सिंपल सा दिया हुआ है 2700। तीसरी एंट्री है बैंक खाता नाम है और वसूली खाता नाम है। इसमें कुल संपत्ति दी है 29,000। फिर इसमें हमारा दिया हुआ है वसूली खाता नाम है टू बैंक खाता नाम है 26,000 और इसका नरेशन है लेनदार को हमने चुकाया। अब वसूली खाता नाम है जो कि हमें वसूल हुए थे 500 रुपये। वसूली खाता नाम है टू बैंक खाते से 500 रुपये प्राप्त हुए और इसमें नरेशन है वसूली व्यय। अब जब हमें क्रेडिट में ए की पूंजी तो बी की पूंजी टू वसूली खाते से 550 और 550, तो कुल वसूली खाते से 1,100 रुपये हुआ। अब हम बी की पूंजी 3,000 दी हुई है और बैंक खाते से 3,000 और इसका नरेशन है बी को लोन दिया हमने।
और जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य संचय जो कि हम पार्टनर में आपस में बांटते हैं, तो सामान्य संचय नाम है 3000, और हमने जो ए और बी की जो पूंजी बांट दी 1500 1500, और इसका नरेशन है सामान्य संचय से हमने ट्रांसफर कर दिया। अब अंतिम जनरल एंट्री है, ए की पूंजी नाम है, बी की पूंजी नाम है टू बैंक खाते से। हमारा कुल बैंक खाता है का अमाउंट है 25,900। अब इसमें ए और बी का है 12,950 और 12,950। अब देखिए बच्चों, अब हम जो है वसूली खाते का हम प्रारूप आप देख सकते हैं। वसूली खाता हमने बनाया है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। यदि मैंने आपको कहा था कि हम वसूली खाते का यदि हम प्रारूप समझ लें तो हम सवाल करने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, देनदार खाता 1000, प्लाट का खाता 4700, स्टॉक खाता 15,000, भवन का खाता 6,000, फर्नीचर खाता 3,000, और जो हमें लेनदार से प्राप्त हमने जो दिए थे बैंक खाता 2600, और बैंक खाता जो हमें वसूल हुए थे वो हमें कितने वसूल हुए थे बच्चों? 500। तो कुल हमें कितने प्राप्त हुए? 32,800। अब क्रेडिट में देखिए, लेनदार खाता जो हमें हमारे पुस्तक में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है 2700, और बैंक खाता ये जो हमारी सारी संपत्ति जो कि हमने बेची गई थी 29,000 है। और इसमें हमें ए की पूंजी और बी की पूंजी हमें कितनी हमने जो निकाली थी 550 और 550। इस प्रकार से हमारा वसूली खाते का हमने प्रारूप आपको बता दिया है। अब देखिए, आगे हम बढ़ते हैं बी का लोन। ये भी बनाना काफी जरूरी, क्योंकि हमें ये पूछा गया है। बी का लोन तो बहुत सिंपल है। डेबिट साइड में हम लिख सकते हैं बैंक खाता 3000 बाई, और हम जो है शेष खाता हमारा ये 3000 है, कुल 3000 3000 हो गया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल खाते हैं हम बनाएंगे। देखिए, शायद आपको वो मिसिंग हो रही होगी, और मैं आपको बताता हूँ। इसको हम पार्टनर्स कैपिटल खाते भी हम बना रहे हैं। देखिए, डेबिट साइड में हमारा है वसूली खाता कितना है 550 ए में और 550 बी में, और बैंक खाता 12,950 बी में 12,950। कुल राशि हो गई ए की 13,500 और बी की हो गई 13,500। अब हम शुरू में हमारे जो भी शेष खाता रहता है तो हमारा ए और बी का कितना है 12,000 12,000। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा पूंजी संचय है जो हम आपस में बांट लेते हैं। हमारा पूंजी संचय 3,000 था, जो कि हमारे दो पार्टनर थे, तो हमने इसमें भी हमने विभाजित कर दिया। इस प्रकार हमारा कुल पार्टनर में आ गया 13,500 और 13,500। अब बच्चों आप ध्यान से सुनिए, हमारा सिर्फ एक ही खाता बचा हुआ जो कि हमारे इस प्रश्न में पूछा गया था। वो कौन सा है आप बता सकते हैं? ये है हमारा बैंक का खाता। ये जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप बैंक से हमारा पूरा लेन देन होता है। ये जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ। डेबिट में हमारा जो हमारा जो बैलेंस है, शेष खाता जो है हमारा 3,000 है, और वसूली खाते जो हमारी संपत्ति कितनी है बच्चों? ध्यान से सुनो, देखो 29,000, और तो कुल कितनी हो गई 32,000। अब हमारा क्रेडिट में देखिए, वसूली खाता जो हमें कितना प्राप्त हुआ था 2600, और ये भी हमारे वसूली खाते में आप देख रहे हैं जो हमारे व्यय का वो हमें कितना प्राप्त हुआ था 500, और हमारा बैलेंस शीट में ही दिया हुआ था बी का ऋण खाता 3,000, और हमने जो निकाला था पार्टनर्स की पूंजी का ए की पूंजी और बी की पूंजी 12,950 12,950। इस तरीके से हमारा बैंक का ये टोटल मिल गया। कुल कितना हो गया बच्चों? देखो 32,000। आपको अब दिखाई दे रहा कि वसूली खाता क्या है, साझेदारी फर्म के समापन से आपका क्या आशय है, वसूली खाते को समझाइए। देखिए, बार बार वसूली खाता ही आ रहा है, पुनर्मूल्यांकन खाता आ रहा है। तो आप इस पूरे पाठ में साझेदारी फर्म के समापन में वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता, यदि आपने इसको पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको प्रारूप जो मिला था आप उसको यदि कर देंगे बच्चों, तो आप सवाल
जनरल एंट्री और थ्योरी हम आसानी से लिख सकते हैं।